तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे हो और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। बिल्कुल मस्त चल रही होगी। आज का जो ये हमारा सेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। क्योंकि इस सेशन में हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, उनको बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हमारा जो सेशन चल रहा है वो है कंप्यूटर की लैंग्वेज, COMPUTER लैंग्वेज, LANGUAGE। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा का जो टॉपिक था उसको हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको हम टोटली कुल मिलाकर दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पहली होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम उस लैंग्वेज को शामिल करते हैं जिसको मनुष्य आसानी से समझ सकता है। कौन? मनुष्य आसानी से समझ सकता है, जिसको मानव आसानी से समझ सकता है। लो लेवल लैंग्वेज में हम उस भाषा को शामिल करते हैं जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। ठीक है, एक भाषा वो होती है जो कंप्यूटर के लिए बहुत आसान होती है, एक भाषा वो होती है जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है। जैसे यदि मैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो वो मनुष्य के लिए बहुत आसान होती है। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो वो कंप्यूटर के लिए बहुत आसान होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके दो टाइप होते हैं, एक मशीनी भाषा होती है और एक असेंबली भाषा होती है। मशीनी भाषा में हम मोर्स कोड या बाइनरी कोड का प्रयोग करते हैं, जबकि जो असेंबली भाषा है इसमें हम नोमोनिक कोड का प्रयोग करते हैं। अब नोमोनिक कोड क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ। ओवरऑल जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कल वाली क्लास में। आप सभी को वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके का यदि अभी भी कोई डाउट पेंडिंग है तो वो आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें, उसको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं और अब हम पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हैं। ठीक है, HIGH लेवल लैंग्वेज, LANGUAGE। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं का मतलब है कि वो भाषाएं जिनको मनुष्य आसानी से समझ सकता है, वो भाषाएं जो मनुष्य के लिए बहुत आसान होती है, वो भाषाएं जिनमें यदि मनुष्य प्रोग्रामिंग करेगा तो त्रुटि होने की जो संभावना है वो बिल्कुल जीरो रहेगी। वो भाषाएं जो यूजर फ्रेंडली होती हैं, जिनको हम प्रोग्रामर फ्रेंडली भाषा भी कह सकते हैं। यूजर फ्रेंडली या प्रोग्रामर फ्रेंडली भाषा का मतलब है कि जो भाषाएं मनुष्य के लिए, यूजर के लिए या प्रोग्रामर के लिए बहुत ज्यादा सहज होती है, बहुत ज्यादा आसान होती है। ठीक है, जो यूजर फ्रेंडली जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये प्रोग्रामर को सभी प्रकार के कंप्यूटर और सिस्टम के लिए प्रोग्राम लिखने की अनुमति देती हैं। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये यूजर को कंप्यूटर और उससे संबंधित जितना भी प्रोग्राम है या कंप्यूटर और उससे संबंधित जितने भी सिस्टम है उन सभी को लिखने का अधिकार देती हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम कर सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आप ये प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा नहीं कर सकते, आप ये प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि आपके दिमाग में जरूर आया होगा ये बात, क्या हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड सभी के सभी प्रोग्रामों को किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल, आप हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो।
इस भाषा में प्रत्येक निर्देश को कंप्यूटर द्वारा समझने के लिए मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो, हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपका लिखा हुआ कोई भी मैसेज है वो क्या है, आपके समझने योग्य है, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर नहीं समझता। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को कौन नहीं समझता, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं समझता। कंप्यूटर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझ रहे हैं। अब हम अपनी भाषा में मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दे दिए, अब वो निर्देश कंप्यूटर को कब समझ में आएगा, जब कंप्यूटर को वो निर्देश उसकी खुद की भाषा में मिलेगा। मतलब हम यदि हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी काम करते हैं और यदि हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा दिए हुए निर्देश पर हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा द्वारा दिया जो निर्देश है वो उस कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए। वो निर्देश कंप्यूटर को कब समझ में आएगा, जब कंप्यूटर तक वो निर्देश कंप्यूटर की भाषा में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे साथियों, एक ट्रांसलेटर नामक मशीन होती है। जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, ये हमारा कंप्यूटर हो गया, या फिर हम ऐसे करते हैं ये यूजर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्यूटर हो गया। ठीक है, आप जैसे टेबल पर बैठकर काम कर रहे हो, ये आपकी टेबल पर बैठे हुए ये कंप्यूटर हो गया। आपने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी निर्देश या कोई भी मैसेज टाइप किया, अब आप उस निर्देश के अनुसार कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हो। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इसको कंप्यूटर तक भेजा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप निर्देश दे रहे हो कंप्यूटर को, उस हाई लेवल लैंग्वेज के निर्देश को कंप्यूटर कभी नहीं समझेगा। कंप्यूटर को वो निर्देश लो लेवल लैंग्वेज में चाहिए। आप लो लेवल लैंग्वेज जानते नहीं हो, तो आप बीच में क्या करोगे, एक ट्रांसलेटर का उपयोग करोगे, ट्रांसलेटर का। ठीक है, आप क्या खरीद कर लेके आओगे, एक ट्रांसलेटर खरीद कर लेके आओगे। अब ट्रांसलेटर दो काम करेगा। पहला काम तो क्या करेगा, आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी निर्देश टाइप किया है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जैसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज में दिया, ठीक है, यहाँ तक ये हाई लेवल लैंग्वेज में आपका मैसेज, ट्रांसलेटर ने क्या कर दिया, इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके निर्देश के अनुसार कंप्यूटर ने काम किया, जो रिजल्ट बना उस रिजल्ट को कंप्यूटर वो क्या कर रहा है, लो लेवल लैंग्वेज में प्रेषित कर रहा है। ठीक है, अब ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस लो लेवल लैंग्वेज का जो रिजल्ट है, जो निर्देश है, इसको वो वापस किस में करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जो ट्रांसलेटर है वो काम कर रहा है बीच में। यदि आप हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको एक ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम के माध्यम से चाहो तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और यदि आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हो, आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यदि आप दिसंबर के लिए बैच लेते हो तो फीस 900 रुपये है। यदि आप एक साल के लिए फर्स्ट पेपर का बैच लेते हो तो फीस केवल 1100 रुपये है। और यदि आप लाइफ टाइम के लिए बैच लेते हो फर्स्ट पेपर का, तो इसका जो फीस है वो केवल 1300 रुपये है। ठीक है, ये अभी ऑफर में फीस है। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो तो अभी ये तुरंत मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इसके द्वारा आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करें, कॉल करें। बैच के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उनको अच्छे से क्लियर करें। और लगे आपको कि यार इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप जरूर ये बैच ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो कुछ पढ़ेंगे वो फिलहाल के एग्जाम की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे। जो कुछ पढ़ेंगे वो फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि सब कुछ हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, सब कुछ पेपर के अकॉर्डिंग हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है भाई लोगों, तो आप यदि चाहते हो फर्स्ट पेपर की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज
को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर को काम लिया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज के, जैसे पास्कल हो गया, फोटोन हो गया, C++ हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो किससे संबंधित है, हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित है। हाई लेवल लैंग्वेज को हम प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहते हैं। इस भाषा के माध्यम से डिबगिंग करना आसान होता है। ठीक है, डिबगिंग को बहुत आसानी से संभाला जा सकता है, किसके माध्यम से, हाई लेवल लैंग्वेज के माध्यम से। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को कंफ्यूज हुआ होगा कि डिबगिंग क्या होता है। ठीक है ना, बहुत सारे कैंडिडेटों को नहीं पता कि डिबगिंग क्या होता है। भाई लोगों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कल वाली क्लास में कि डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो आप यदि कल वाली क्लास देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिबगिंग के बारे में कि डिबगिंग क्या होता है। ठीक है, तो डिबगिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्क्रिप्टिंग भाषा के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्क्रिप्टिंग भाषा क्या होती है। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, यह एक अनिवार्य रूप से प्रोग्रामिंग भाषा है। जो स्क्रिप्टिंग भाषा है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा कह सकते हैं। ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, इस भाषा का उपयोग करके हम किसी भी प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये भाषाएं एक उच्च स्तरीय संरचना का प्रयोग करती हैं, जो इसे एक समय में एक कमांड की व्याख्या पूरा करने की अनुमति देता है। ठीक है, व्याख्या और पूरा करने की अनुमति देता है। मतलब जो स्क्रिप्टिंग भाषा है ये एक अनिवार्य रूप से प्रोग्रामिंग भाषा है। ये भाषाएं एक उच्च स्तरीय संरचना का प्रयोग करती हैं, जो इसे एक समय में एक कमांड की व्याख्या और एक कमांड को पूरा करने की अनुमति देता है। स्क्रिप्टिंग भाषा को सीखना या निष्पन्न करना सरल है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग जो भाषा है उसको सीखना भी बहुत आसान है, उसको निष्पन्न करना भी बहुत आसान है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग भाषा की यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एप्पल स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पर्ल हो गया। ठीक है, तो ये तीन इसके बहुत प्यारे एग्जाम्पल हैं किसके, स्क्रिप्टिंग भाषा के। ठीक है, तो एप्पल स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया और पर्ल हो गया, ये तीनों के तीनों स्क्रिप्टिंग भाषा के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा क्या है, किस तरीके से है। देखो, वे भाषाएं जो क्रियाओं के बजाय वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा में हम उन भाषाओं को शामिल करते हैं जो क्रियाओं के बजाय वस्तुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करती हैं। जो क्रिया के बजाय किस पर ध्यान केंद्रित करती है, वस्तुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें तर्क के बजाय डाटा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें तर्क करने के बजाय फैक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, डाटा के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, स्विफ्ट हो गया। ठीक है, ये वो तमाम भाषाएं हैं जो किससे संबंधित हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से संबंधित है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं, ये भाषाएं या वे भाषाएं जो क्रियाओं के बजाय वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसमें तर्क की बजाय डाटा के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाता है। जावा, C++, पाइथन और स्विफ्ट, ये 5 मुख्य रूप से उदाहरण है किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के। ठीक है, देखो ये वाली जो चीजें हैं वो आपको कहीं पर किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ने को नहीं मिलेंगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और यहां से जब आप पेपर उठा के देखोगे, यदि आपने दिसंबर वाला या फिर दिसंबर 2023 वाला आपने पेपर पढ़ लिए सभी के सभी, तो आपको पता चल चुका होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और बहुत सारे बैच के कैंडिडेट कह रहे थे, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट पेपर के सभी पेपरों को नहीं पढ़ पाया, लेकिन बहुत सारे हमारे फर्स्ट पेपर के बैच के लर्नर्स कह रहे थे
कि ये जो प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है, स्क्रिप्टेड जो भाषा है, ऑब्जेक्टेड जो भाषा है, जहां से अब की बार क्वेश्चन बना है, इसलिए इन्हें हमें अच्छे से याद रखना है। इसमें एक प्रोग्राम की रचना करने के लिए अच्छी प्रकार से संरचित चरण और जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। इस भाषा में किसी कार्य या प्रोग्राम को पूरा करने के लिए व्यवस्थित क्रम में फंक्शन और कमांड होते हैं। जो प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसमें किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए फंक्शन और कमांड एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में होते हैं, सीक्वेंस वाइज होते हैं। ठीक है, तो जो प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसमें किसी भी कार्य या प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जो फंक्शन है, जो कमांड्स है, वो किस में होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में होते हैं। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके प्यारे प्यारे 4 एग्जाम्पल हैं। एक फोटोन हो गया, दूसरा एल्गोल हो गया, बेसिक हो गया और कोबोल हो गया। ठीक है, ये टोटली कुल मिलाकर 4 इसके बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है। चारों के चारों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, हमने टोटल कुल मिलाकर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके 3 प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, तीनों के तीनों प्रकारों में कौन कौन सा आ गया, एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा और तीसरा कौन सा आ गया, स्क्रिप्टिंग भाषा आ गया। ठीक है, इन तीनों के तीनों के बारे में पता होना चाहिए, इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, मिलान का क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से, और फिर आपका वो क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि आपने इनको अच्छे तरीके से याद नहीं किया। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन तीनों को अच्छे तरीके से समझ के याद करो, तीनों के एग्जाम्पल को याद करो ताकि आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सको। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम उच्च स्तरीय भाषा के और भी बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक भाषा के आधार पर वैज्ञानिक भाषा, इस भाषा का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको उसके नेचर के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। नेचर के आधार पर मतलब जैसे एक वैज्ञानिक भाषा हो गई, वैज्ञानिक भाषा का उपयोग हम तमाम प्रकार के जो वैज्ञानिक कार्य उनको करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक भाषा है, इस भाषा का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे एल्गोल हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, फोटोन हो गया। ठीक है, तो एक एल्गोल हो गया, दूसरा बेसिक हो गया, तीसरा पास्कल हो गया और चौथा फोटोन हो गया। ये चारों के चारों वो भाषाएं हैं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, वैज्ञानिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट जो साइंटिफिक कार्य हैं, जो साइंटिस्ट से रिलेटेड काम है, उनको करने के लिए किया जाता है। कॉमर्शियल भाषाएं, जिस भाषा का उपयोग व्यापार से संबंधित कामों को करने के लिए किया जाता है। भाई हम जिस भाषा का उपयोग कॉमर्शियल कामों को करने के लिए कर रहे हैं, व्यापार से संबंधित जितने भी काम हैं उनको करने के लिए हम जिस भाषा को काम ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कोबोल हो गया और DBASE हो गया। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज है, कॉमर्शियल लैंग्वेज है। विशेष उद्देश्य भाषा, विशेष उद्देश्य भाषा को किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो विशेष उद्देश्य भाषा उन भाषाओं को कहा जाता है जिन भाषाओं को किसी विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे AP 360 हो गया, ठीक है, लोगो हो गया। तो ये कुछ विशेष प्रकार की भाषाएं हैं जिनको कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद हम बहुउद्देशीय भाषाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीपर्पज जो लैंग्वेज है, जिन भाषाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यों को कंप्लीट करने के लिए विकसित किया गया है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि विशेष उद्देश्य वाली भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, सॉरी बहुउद्देशीय भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। बहुउद्देशीय भाषा में हम उन भाषाओं को शामिल करते हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता रखती हैं। जिन भाषाओं का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के कामों को कर सकते हैं, जैसे बेसिक हो गई, पास्कल हो गई, PLI हो गई। तो ये 3 वो भाषाएं हैं जो विशेष मतलब जो मल्टीपर्पज भाषाएं हैं। मल्टीपर्पज का मतलब ये किसी भी प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता रखती हैं। इनका उपयोग करके हम किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं।
इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, मल्टीपर्पज लैंग्वेज कह रहे हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं की यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोबोल हो गया, फोर्टोन हो गया, बेसिक हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पास्कल हो गया, पर्ल हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, विजुअल बेसिक हो गया। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, टोटल कुल मिलाकर ये वो 12 लैंग्वेज हैं जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में करते हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर ये 12 हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग भाषा को जनरेशन के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया गया। भाई ये जो भाषाएं हैं ना, इनको जनरेशन के आधार पर भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। आप यदि 2022 के पेपर पढ़ के देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि हर शिफ्ट में जनरेशन से क्वेश्चन बना था। कुछ नहीं किया उसने, लिस्ट बनाई, एक साइड लिख दिया भाषा की पीढ़ियां, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, सामने लैंग्वेजेस का नाम लिख दिया, क्रॉस मैच करवाया कि कौन सी भाषा कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। देखो यदि हम पहली जनरेशन की भाषाओं के बारे में बात करें तो जो पहली जनरेशन की भाषा है उसमें हम मशीनी भाषा या बाइनरी कोड को शामिल करते हैं। मतलब बाइनरी कोड या जो मशीनी भाषा है ये पहली पीढ़ी की भाषा है, इनको हम फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कहते हैं। यदि मैं दूसरी जनरेशन की लैंग्वेजेस के बारे में बात करूं तो उसमें हम असेंबली भाषा को शामिल करते हैं। जो असेंबली भाषा है ये दूसरी जनरेशन की लैंग्वेज है। यदि हम तीसरी जनरेशन की भाषाओं के बारे में बात करें तो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, PHP है, पर्ल है, बेसिक है, पास्कल है, फोर्टोन है, एल्गोल है, कोबोल है। ये तमाम वो भाषाएं हैं जिनको हम थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजों में शामिल करते हैं, जिनको हम तीसरी पीढ़ी की भाषाएं कहते हैं। उसके बाद हम चौथी पीढ़ी की भाषाओं के बारे में डिस्कस करें, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजों में हम AP को शामिल करते हैं, UNIX को शामिल करते हैं, SQL को शामिल करते हैं, PL को शामिल करते हैं, SQL को शामिल करते हैं और ओरेकल रिपोर्ट्स को और R को शामिल करते हैं। तो ये वो भाषाएं हैं जो कौन सी जनरेशन से संबंधित है, चौथी जनरेशन से संबंधित है। तो जो चौथी पीढ़ी की भाषाएं हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पांचवी पीढ़ी की भाषाएं, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसमें हम प्रोलोग, OPS5 और बुद्ध, इन 3 भाषाओं को शामिल करते हैं। ठीक है, तो पांचवी पीढ़ी की भाषाएं कौन कौन सी हो गई, प्रोलोग हो गई, OPS5 हो गई और बुद्ध हो गई। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो तीसरी जनरेशन की भाषा और चौथी जनरेशन की भाषा के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरी पीढ़ी की जो भाषा है वो टेक्सचुअल वातावरण प्रोवाइड करवाती हैं, जबकि जो चौथी पीढ़ी की भाषाएं हैं वो विजुअल वातावरण प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी की भाषाएं टेक्सचुअल वातावरण रखती हैं, चौथी पीढ़ी की भाषाएं हैं ये विजुअल वातावरण रखती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि तीसरी पीढ़ी की भाषाएं टेक्सचुअल वातावरण की होती हैं, चौथी पीढ़ी की जो भाषाएं हैं वो विजुअल वातावरण की होती हैं। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है। जो IDE है जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो चौथी पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण भाषा है, जो चौथी पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण भाषा से संबंधित है। ठीक है, ये हमने इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ लिया, निम्न स्तरीय भाषा को और उच्च स्तरीय भाषा को। अब हम एक साथ मर्ज करके समझते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है और जो लो लेवल लैंग्वेज है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है। इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि पहली पीढ़ी की भाषा और दूसरी पीढ़ी की भाषाओं के बीच में क्या अंतर है। ठीक है ना, और ये आपको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसका पूरा पूरा चांस है, 100% पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और इस क्वेश्चन को केवल और केवल आप तब ठीक कर पाओगे जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और वापस समझने का प्रयास करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं
लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। देखो हाई लेवल लैंग्वेज ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है, इसके विपरीत जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन फ्रेंडली है, कंप्यूटर के अनुकूल है, मशीन के अनुकूल है। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। उच्च स्तरीय भाषा तीव्र गति से एग्जीक्यूट होती है, जबकि निम्न स्तरीय भाषा धीमी गति से एग्जीक्यूट होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो उच्च स्तरीय भाषा वो बहुत तेज स्पीड से क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, जबकि जो निम्न स्तरीय भाषा है वो बहुत धीमी गति से एग्जीक्यूट होती है। उच्च स्तरीय भाषा में हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जबकि निम्न स्तरीय भाषा में हमें किसी तरीके से किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्रामर से त्रुटि होने की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्रामर से त्रुटि होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना, इनको मैं समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको समझा चुका हूं, अब तो मैं केवल तुलनात्मक तरीके से आपको बता रहा हूं। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में कम मेमोरी क्षमता की आवश्यकता होती है, जबकि निम्न स्तरीय भाषा में अधिक मेमोरी क्षमता की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय भाषा में डबगिंग और रख रखाव करना बहुत आसान होता है। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसकी डिबगिंग और रख रखाव बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत सरल तरीके से कर सकते हो, जबकि निम्न स्तरीय भाषा की जो डिबगिंग है और जो रख रखाव है बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टफ लेवल का होता है। ठीक है, इसके अलावा उच्च स्तरीय भाषाएं विभिन्न मशीनों के ऊपर चल सकती हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है इनको हम विभिन्न प्रकार की मशीनों के ऊपर चला सकते हैं, जबकि निम्न स्तरीय भाषाएं विभिन्न प्रकार की मशीनों के ऊपर नहीं चल सकती। उच्च स्तरीय भाषाओं के कार्यान्वयन की गति निम्न स्तरीय भाषाओं की तुलना में कम होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज है उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो हाई लेवल लैंग्वेज की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो लो लेवल लैंग्वेज की तुलना में कम होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ओवरऑल कंप्यूटर लैंग्वेज, ये टॉपिक मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कभी भी मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो, कभी आप कॉल कर सकते हो। आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ाया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो या कॉल कर सकते हो या बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है ट्रांसलेटर का। जो ट्रांसलेटर के प्रकार हैं इनको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ट्रांसलेटर के जितने भी प्रकार हैं, ट्रांसलेटर जैसे एक असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, डीकंपाइलर हो गया, ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेटर है इसको हम आगे पढ़ेंगे। बाकी कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ फिलहाल के पेपर पैटर्न, फिलहाल के एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो कुछ भी पढ़ा है ये 2024 वाला जो एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ।